एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी है वो ये कि मैंने भी एक बार में कुछ भी इतना बेहतरीन याद नहीं किया। कुछ भी इतना बेहतरीन नहीं हुआ एक बार में। जब हम 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या होता है? शुरुआत में अप्रैल से कोर्स शुरू हो जाता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक में एक बार पूरी किताब खत्म हो जाती है, पूरी किताब। बल्कि एक आधा रिवीजन भी चल देता है। उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दोबारा रिवीजन चल जाता है, वो किताबें दोबारा हो जाती हैं, अगर बढ़िया जगह आप पढ़ रहे हो तो। वही बात है, मैंने भी एक बार में नहीं किया, एक बार पढ़ा, पूरी मेहनत की, भयंकर वाली, कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। थोड़ी मेहनत से तो कुछ नहीं याद रहता। जब मैंने जबरदस्त मेहनत की, तो कुछ याद रहा, कुछ भूल गया, मतलब मान लो 60% याद रहा, 40% भूल गया। वे धीरे-धीरे बिना प्रेशर के, जो पढ़ता जो साथ के साथ चल रहा था वो मेरा याद हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, पीछे का थोड़ा बहुत रिवाइज़ करता हुआ आगे बढ़ रहा था मैं। फिर जब सब खत्म हो जाता है ना, तो फिर दोबारा से एक बार शुरू किया ताकि फिर से मैं अब जब दोबारा मैंने शुरू किया या आप भी जब दोबारा शुरू करोगे, अगर सपोज़ करो दोबारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे जाओगे और सामने बैठ के पढ़ोगे साथ के साथ, तो जितना आपको याद होगा उतना तो आपके मन में आगे-आगे घूमेगा। जब मैं पढ़ाऊँगा या जब मैं सवाल पूछूँगा तो आपका फटाक से आगे-आगे बोलने का मन करेगा। वो कंडीशन सबसे बेहतरीन होती है। जब आप अपने आप को बोलने और बताने के लिए बिल्कुल तैयार समझने लगो। उस समय जो आपका 20-40% छूटा होगा वो आपको आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप इस लेवल पे भी आ जाएँ कि मेरे पढ़ाने के अलावा भी 10% 20% कहीं और से नया सीखते रहें। ये तभी होगा जब 1-2 बार रिवाइज़ होगा। तो इसीलिए मैंने इस बार इस तरीके से कहा देखा मुझे ये पता है कंफर्म बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं कि कोई भी भर्ती आपकी मिनिमम 6 महीने से पहले नहीं आने की और हो सकता है कि 1 साल भी लगे अगली भर्तियों में, अगली फिजिकल की भर्ती यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में देखने में। केवीएस की आ सकती है जल्दी, बस एक केवीएस की उम्मीद है, बाकियों की उम्मीद नहीं है जल्दी आने की। तो ये प्लस पॉइंट आप इसे अपना हथियार भी बना सकते हो और इसको आप अपनी कमी भी बना सकते हो। हथियार वही बना सकता है जो अब से लेके 1 साल तक, 1.5 साल तक, जब तक भी भर्ती नहीं आती तब तक हर दिन पढ़ता रहे। और नुकसान उसके लिए होगा जो ये सोचेगा कि जिस दिन भर्ती आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन से हम दिन रात पढ़ लेंगे और पेपर निकाल लेंगे, तो वो उसकी गलतफहमी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्योंकि ऐसे-ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आज से, अभी से रोज पढ़ रहे हैं। बाहर की बात नहीं करता, इस ग्रुप में ही जो 20-22 हैं, उनमें ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और ऐसे मक्कार भी हैं जिनको फुर्सत नहीं है, जिनको वीडियोज़ देखने की भी फुर्सत नहीं है। खैर, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल के छोड़ रखा है। मेरा ये मानना है कि फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। हुँ, बोलो। चलो मेरी सुनो। बोलो। हाँ, वो भेजूँगा मैं, चिंता मत करो। भेजूँगा। मेरा ये मानना है कि फिजिकल एजुकेशन में बढ़िया पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए जो भी मैंने पढ़ाया वो पूरा पढ़ाया और पढ़ा करके यूट्यूब पे छोड़ दिया है, ताकि जो करने वाला है वो कर ले। लेकिन जिसको मेरे साथ जुड़ के पूरे समय प्रेशराइज्ड रहते हुए दिमाग पे प्रेशर डाल के 100% श्योरिटी करनी है, वो जुड़ा है, जुड़ा ही रहेगा। क्योंकि इसकी बात ही कुछ और होती है, रोज आपके दिमाग पे प्रेशर हो। अरे आपको तो छोड़ो, मेरे दिमाग पे प्रेशर रहता है यार, पढ़ाना है। अब मास्टर के दिमाग पे प्रेशर रहता है, पढ़ाना है, तो आपके दिमाग पे तो होना ही चाहिए कि नहीं, हमने जो पढ़ा वो अगले दिन हमसे पूछ बैठेंगे, हमें जवाब देना होगा। नहीं जवाब देंगे तो बेइज्जती होगी। दिमाग पे प्रेशर ज़रूरी है। बस ये वही चीज़ है। चलिए। हुँ। हुँ। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को लगाएँगे। हाँ, पर आएगा नहीं। कभी भी किसी भी कीमत पे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा एक साथ। हाँ।
हाँ, और अगर आएगा भी तो आप मीटर पर सेकंड लगा देंगे, क्योंकि लेंथ की मीटर है और टाइम की सेकंड। ठीक है ना? चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे बताएंगे तब तक 2-4 सवाल का जवाब दीजिए, मैं आगे शुरू करता हूँ। रश्मि सैनी मैडम, मुझे बताइए कि मैक्रो साइकिल कितने महीने का होता है या कितने हफ्ते? 8 से 10 दिन। अरे यार, बिल्कुल सही जवाब आपका हो सकता था। अवनीत सिंह, मुझे बताइए मैक्रो साइकिल 8 से 10 महीने, और अगर 12 महीने आया तो? हाँ, तो आप फिर 12 महीने ही लगाएंगे, मतलब ऑप्शन में अगर 8 महीने। नहीं, ऐसे ही हो जाता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं और घर आके सिर पीटते हैं, ये क्या कराया मैं। 8 से 10 महीने, और अगर 12 महीने रहा तो 12 महीने पे टिक करेंगे आप, दैट इज योर मैक्रो साइकिल। अच्छा, मैक्रो साइकिल बनाने के लिए हम छोटे छोटे क्या जोड़ते हैं? छोटे छोटे मीसो साइकिल जोड़ते हैं, क्योंकि मीसो साइकिल ही सच है, बाकी तो सब झूठ है ना? माइक्रो साइकिल सच है या मीसो, बोलो? माइक्रो साइकिल ही सच है, बाकी सब झूठ है, क्योंकि माइक्रो जुड़ के मीसो बनता है और मीसो जुड़ के मैक्रो। तो वास्तविकता में माइक्रो साइकिल ही सच है। ठीक है, अभी मुझे बताएंगे, चलिए पहले आगे पढ़ते हैं फिर पूछेंगे। मैं आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? पीरियडाइजेशन, यानी कि रुक जाओ, पीरियडाइजेशन पढ़ा चुका हूं कि पीरियडाइजेशन हम करते हैं तो माइक्रो, मीसो और मैक्रो साइकिल बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि माइक्रो साइकिल ही सच है, बाकी सब झूठ है। मतलब माइक्रो ही मिल मिल के मीसो बनाता है और मीसो ही मिल मिल के मैक्रो बनाता है। तो जब भी हम पीरियडाइजेशन करते हैं, चाहे आप 1 हफ्ते का करें, चाहे आप 1 महीने का करें, चाहे आप 1 साल का करें, हमारी पीरियडाइजेशन 4 चरण में पूरी होती है। 4 चरण। पहला चरण होता है प्रिपरेटरी फेज, यानी कि प्रिपरेशन का, PREPRATION, प्रिपरेशन का पहला प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन चरण। जो प्रिपरेटरी फेज होता है, इसमें आप समझ लो आपके पास बिल्कुल एक नौसिखिया खिलाड़ी आया है, बिल्कुल नया नया बच्चा, कुछ उसको नहीं आता, कुछ उसका तैयार नहीं है। तब प्रिपरेटरी फेज में 2 तरीके से प्रिपरेटरी फेज बनाते हैं, एक तो वेरी जनरल, आमतौर पर प्रिपरेटरी फेज, और एक स्पेसिफिक, विशेष प्रिपरेटरी फेज। अभी क्या है, मैंने आपको कहा प्रिपरेटरी फेज का मतलब बिल्कुल एक नया बच्चा आया है आपके पास, बिल्कुल कोरा कागज, आपको उसको तैयार करना है। तो प्रिपरेटरी फेज में जनरल जो प्रिपरेटरी फेज होती है उसमें कंडीशनिंग कराते हैं शरीर की। मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण देके समझ में आएगा। देखो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कितने लोग हैं अभी जुड़े हुए, सबको मैं कह दूं, और जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे सबके लिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सिर्फ उसी के लिए है जो इसे करता है या जो इसे करना चाहता है। अगर कोई इसे करता है तभी ही वो कल्पना कर सकता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, समझने की, वरना आप इसे बस रट सकते हो और रटा हुआ आपको कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में भूल जाएगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की जान होती है। अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ही नहीं आती तो आप क्या कराओगे किसी को?
तो बहुत ही जरूरी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में जानना। क्या है कंडीशनिंग? अब देखो, सपोज करो मैं बिल्कुल दुबला पतला सा नया लड़का हूँ और अब मुझे वेट वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है। समझना ध्यान से, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जा रही है सभी को? बोलो। बॉडी बिल्डिंग करनी है, शरीर बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन जाऊंगा, आज मेरा जिम का पहला दिन है और पहले ही दिन जाते ही मैं बाइसेप्स करने लगा या ट्राइसेप्स करने लगा या चेस्ट या बैक या थाई, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जनरल कंडीशनिंग का क्या मतलब है? आप जान देखो, जानो, आप जानो कि जब आप बाइसेप्स उठाओगे, बाइसेप्स को ट्रेन करोगे, तो सिर्फ बाइसेप्स पे ताकत नहीं लगनी, आपके फोर आर्म्स भी मेहनत करेंगे, आपकी कलाई भी मेहनत करेगी। बाइसेप्स मेन मसल है, एगोनिस्ट मसल है, तो इसकी एंटागोनिस्ट यानी विपरीत जो ट्राइसेप्स है वो भी काम करेगी। न्यूट्रलाइजर मसल्स जो इसको सपोर्ट में बनाए रखती है, यानी कि अगर मेन बाइसेप्स ब्राची काम कर रही है तो इसके लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ये सब सब मजबूत होने चाहिए। जब कुछ उठाओगे तो स्टेबलाइजर मसल्स जो इसको स्टेबल बना के रखती हैं बाइसेप्स को, टेंडन्स वगैरह मजबूत होनी चाहिए, डेल्टॉइड मजबूत होना चाहिए। तो एक बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए आपके ये फोर आर्म्स, ये आपकी कोनी के जॉइंट्स, ये कलाई, ये ये डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ये सब मजबूत होना चाहिए, तभी आप अच्छे से वजन उठा पाओगे, ताकि आपको इंजरी ना हो। ज्यादा वजन उठा पाओगे ताकि ज्यादा गेन कर सको। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए जब शुरू शुरू में जाओगे ना बिल्कुल नौसिखिया होके, तो आपका जो कोच होगा, जो बढ़िया कोच होगा, वो क्या कहेगा, भाई मिक्स मार 10 दिन, 2 मशीन बाइसेप्स की लगा, 2 ट्राइसेप्स की लगा, 2 बैक की लगा, 2 चेस्ट की लगा, 2 शोल्डर की लगा, 2 थाई की लगा, है ना। दो दो मतलब वैरायटी बदलेगा कि ये पुशअप भी मार, चलो उधर लटक भी ले, वो बेंच प्रेस भी मार ले। आपको मिक्स एक्सरसाइज करवाएगा 10 एक दिन, रेस्ट के साथ साथ, मतलब ट्रेनिंग रेस्ट, इस तरीके से साइकिल सेट होगी। क्यों? ताकि हर मसल एक्टिव होके स्ट्रेंथ गेन कर ले, और फिर जब आप स्पेसिफिक मसल को टारगेट करो तो ना कोई इंजरी हो और ना तकलीफ। समझ में आई बात? बोलो। अरे सभी को समझ में आई? हाँ, तो ये कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ये कंडीशनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो उसकी वो मेन मसल कहलाती है एगोनिस्ट। जिसको आप ट्रेन कर रहे हो या जिसके लिए काम कर रहे हो वो कहलाती है एगोनिस्ट। उसके विपरीत काम करने वाली एंटागोनिस्ट, उसको थामे रखने वाली स्टेबलाइजर, और उसको न्यूट्रल पोजीशन में बनाए रखने वाली न्यूट्रलाइजर। 4 मसल होती हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर। 4 मसल्स होती हैं, तो ये सभी मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए जब पीरियडाइजेशन करते हैं तो प्रिपरेटरी फेज में जनरल प्रिपरेशन होता है जिसमें कंडीशनिंग करी जाती है। कंडीशनिंग में मैंने वही बताया आपको, रनिंग होगी, जॉगिंग होगी, स्क्वाट्स लगाएंगे, पुशअप्स लगवाएंगे, रोलिंग करवाएंगे, जंप्स करवाएंगे, बर्पीज करवाएंगे, ऐसी चीजें करवाएंगे जिससे कि जनरल कंडीशनिंग हो। समझे? कभी ट्रेनिंग की वॉल्यूम हाई करेंगे, कभी ट्रेनिंग की वॉल्यूम लो करेंगे। समझे? मैक्सिमम 80% तक ले जाएंगे। तो जो समझ रहे हो, जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें एक व्यक्ति जब ट्रेनिंग करता है तो अपनी 80% क्षमता तक ही ट्रेनिंग करता है, ज्यादा से ज्यादा। समझे? ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शरीर के 80% क्षमता तक ही अपने आप को ट्रेन करता है। ठीक है? ओवर ट्रेनिंग कभी नहीं की जाती प्रिपरेटरी फेज में। समझे? तो ये है जनरल, ये कंडीशनिंग की जा रही है, खूब बढ़िया ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर इसी में जब स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है तो अब कोच ध्यान देता है ना, कि भाई अब ये इस खेल का खिलाड़ी है, तो जरा अब इसके इस खेल से संबंधित मांसपेशियों पे काम करा जाए। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अभी अब ट्रेनिंग जनरल हो रही थी, पूरे शरीर की फिटनेस कराई जा रही थी,
लेकिन अब जनरल कंडीशनिंग से हटा के स्पेसिफिक कंडीशनिंग पे आया है। मतलब अब जो खेल है उस खेल से संबंधित, समझे, जो खेल है उस खेल से संबंधित मांसपेशी पे ज्यादा काम किया जाएगा। काम तो सब पे होगा पर उस पे ज्यादा। सपोज करो फुटबॉलर है तो अब पैरों की मांसपेशियों पे ज्यादा काम किया जाएगा। बॉक्सर है तो अब उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और लैटिसिमस डॉर्सी पे ज्यादा काम किया जाएगा। समझे? हाँ, तो अब बहुत सारा ना करके, मतलब क्वांटिटी ना बढ़ा के क्वांटिटी घटाते हैं ट्रेनिंग की और क्वालिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब आपको उसको ज्यादा काम करना है जो गेम में इस्तेमाल होगा। समझे? तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिपरेटरी फेज को हम बेस ट्रेनिंग फेज भी कहते हैं। बेस ट्रेनिंग फेज। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है एंडोरेंस पे। एंडोरेंस किस पे? एंडोरेंस पे। इसीलिए इसको हम एंडोरेंस फेज भी कहते हैं। समझे? इस पे एंडोरेंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि खिलाड़ी का सांस बने, खिलाड़ी घंटा 2 घंटा ट्रेनिंग करने के लायक हो जाए। क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद आता है कंपटीशन फेज। प्रिपरेटरी फेज हो गया। प्रिपरेटरी फेज के बाद कंपटीशन फेज। अब कंपटीशन फेज में खिलाड़ी को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। समझे? कंपटीशन के लिए देखो, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहला फेज क्या है। पहला फेज प्रिपरेटरी फेज, मेनली एंडोरेंस पे फोकस किया जाता है। एंडोरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ पे भी फोकस किया जाता है, क्योंकि जहां पे, ओहो, जिसने पहली क्लास ली मैंने उसे समझाया था। क्या समझाया था? कि आपका कोई भी मोटर कंपोनेंट अकेला विकसित नहीं होता। बताया था मैंने। हाँ भाई अवनीत सिंह, क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? क्या बताया था? कि अगर हम एंडोरेंस विकसित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ स्ट्रेंथ या पावर भी विकसित होगी। स्ट्रेंथ विकसित कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एंडोरेंस को भी फोकस जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कोई एक मोटर कंपोनेंट अकेला विकसित नहीं होता। अगर आप कोई एक मोटर कंपोनेंट विकसित करेंगे तो उसके साथ साथ कोई दूसरा या तीसरा मोटर कंपोनेंट भी विकसित होगा। तो स्पेशली एंडोरेंस पे फोकस करते हैं तो स्ट्रेंथ भी साथ के साथ फोकस होता है। फिर हम कंपटीशन फेज पे आते हैं। इस कंपटीशन फेज में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जाता है। किस पे? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाने पर, कि मांसपेशियों की तालमेल बने। समझे? बेस तैयार होगा खिलाड़ी का। अब खिलाड़ी का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए तब उसको पीक फेज में उतारेंगे और उसकी शरीर की क्षमता का 100% या 110% इस्तेमाल करेंगे। समझे? पहले तो खिलाड़ी इस लायक हो जाए कि वो घंटा 2 घंटा मेहनत कर सके, उसकी सांस बढ़िया हो, उसका एंडोरेंस बढ़िया हो, उसके अंदर क्षमता हो, ताकत हो, शक्ति हो, है ना? ये कंडीशनिंग है, ये बेस फेज हो गया। फिर कंपटीशन फेज में उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन विकसित किया जाता है। मतलब मांसपेशी और दिमाग की तालमेल। ये विकसित कैसे होगा? स्किल सिखा के, टेक्निक्स, समझ रहे हो ना? स्किल सिखा के, टेक्निक्स सिखा के, है ना? कंपटीशन फेज है तो टेक्निक्स, टैक्टिस वगैरह सब सिखा के ये सब विकसित किया जाएगा। और जब उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब उसको पीक फेज में ले जाया जाएगा। पीक, ये मेन कंपटीशन से सबसे पहले का चरण होता है। इस पीक फेज में खिलाड़ी का 110%, खिलाड़ी की क्षमता का
110% यूटिलाइज कर लिया जाता है ताकि वो किसी भी प्रकार के चुनौती से निपटने को तैयार रहे कंपटीशन में। समझे? तो ये जो कंपटीशन फेज है इसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे फोकस करते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बात और आप समझ सकते हैं कि भाई घुमा के तो कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको बोला कि प्रिपरेशन फेज में 80% क्षमता पर काम करवाते हैं, एंडोरेंस विकसित होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बेस ट्रेनिंग जो होती है वो एरोबिक जोन होता है। क्या होता है? एरोबिक जोन, स्पेशली एरोबिक जोन होता है ये, स्पेशली एरोबिक कैपेसिटी विकसित करी जाती है। समझे? कंपटीशन फेज जो होता है ये भी एरोबिक जोन रहता है, लेकिन पीक फेज एनारोबिक जोन बनता है। और खिलाड़ी की एनारोबिक क्षमता और थ्रेशोल्ड वगैरह विकसित करी जाती है। अब आप कहोगे थ्रेशोल्ड क्या है? अभी पढ़ाऊंगा थोड़े दिन, मतलब आगे पढ़ाऊंगा आपको। बस आप ये जान लो कि एरोबिक क्षमता विकसित की जाती है पीक फेज में, क्योंकि आपके खिलाड़ी का 110% इस्तेमाल कर लिया जाता है। कैसे होगा देखो, समझो जरा। ऐसे ऐसे ऐसा शेड्यूल सेट किया जाता है, ऐसे व्यायाम सेट किए जाते हैं जो कि पूरा का पूरा निचोड़ के फेंक दे। कंट्रोल्ड ट्रेनिंग, कंट्रोल डाइट, कंट्रोल स्लीप, इसका पूरा ख्याल रखते हैं पीक फेज में, क्योंकि अगर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हुई और डाइट सही नहीं हुई, परफॉर्मेंस खराब कर देगी। ट्रेनिंग और डाइट सही है और आराम सही नहीं मिल रही, नींद सही नहीं मिल रही, परफॉर्मेंस खराब कर देगी। इसीलिए तीनों का मेल जोल होना चाहिए। एक तो किसका? ट्रेनिंग का, एक किसका? डाइट का, एक किसका? रेस्ट का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 4 से 6 वीक, यानी कि 1 से 1.5 महीना पीक फेज चले, उससे ज्यादा ना चले, वरना शरीर इतना ज्यादा निचोड़ दिया जाएगा कि इंजरीज के चांसेस बन सकते हैं। समझे? ध्यान रखना है कि 4 से 6 वीक से ज्यादा ना हो, वरना ये ओवर यूज कैटेगरी में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा मामला। पीक फेज कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे हम जब कॉलेज में ट्रेनिंग किया करते थे फुटबॉल की, तो हमारा पीक फेज कैसे यूटिलाइज होता था? भाई 1 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, शुरुआती दिनों में राउंड लगवाते थे और पूरा 400 मीटर के ट्रैक के 10 राउंड लगवा लिए, एक आधा स्प्रिंट वगैरह लगवा दिया। उसके बाद फिर बॉल को कंट्रोल करना, बॉल को टैप करना, बॉल को किक करना, ये सब करवाते थे, है ना? तलवार पकड़वा के दे, वो घास काटने वाली कहते थे, ले अब उस घास को काट के ग्राउंड सही करो। वो जून जुलाई की चिलचिलाती धूप, बॉडी अडेप्ट करने का तरीका, बॉडी को तैयार करने का कि बॉडी कठोर ट्रेनिंग आगे झेलने को तैयार रहे। कंपटीशन फेज में लिया तो हमें स्किल सिखाए, शूट मारना सिखाया, ड्रिबलिंग करके गोल मारना, ये सब कुछ तैयार करवाया। फिर जब पीक फेज में आए तो पहले ग्राउंड में आते ही, वो जुलाई की भरी गर्मी, ग्राउंड में आते ही पहले राउंड लगाओ, इसके 10-15 राउंड लगाओ। उसके बाद फिर स्प्रिंट आउट लगाओ, फिर उसके बाद फुल ट्रेनिंग करो। और जब पूरी तरह से 1.5 घंटा हो गया ट्रेनिंग करते करते, वार्म अप कंडीशनिंग ट्रेनिंग सब मिला के जब 1.5 घंटा हो गया, शरीर जवाब दे चुका है कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तब कहते थे कि अब टीम जो जितने हो वो हाफ हाफ हो जाओ, टीम बना लो और मैच चलेगा आधे घंटा। शरीर टूट चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्रेन डिसीजन नहीं ले पा रहा क्या करना है, बस दिमाग को सिर्फ 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 पानी चाहिए। और वो कह देते थे, वो हमारे यहाँ थे एक, उनको वो बाल्टी भर भर के पानी ला के रख रहा है, लोग खिलाड़ी पी रहे हैं पानी, डकार रहे हैं पानी को, इतनी गर्मी है, इतनी ट्रेनिंग शरीर से ऐसे निकल रहा है, ब्रेन आउट ऑफ लिमिट जा चुका है, उसको सिर्फ पानी नजर आ रहा है, सिर्फ छांव नजर आ रही है, सिर्फ रेस्ट नजर आ रहा है। अब कंडीशनिंग, मतलब अब बोला कि चलो हाफ हाफ हो जाओ, अब मैच लगेगा और जो टीम जीतेगी उसमें से सेलेक्ट होके प्लेइंग 11 में होंगे। तो दिमाग पे प्रेशर भयंकर वाला, ब्रेन पूरा डैमेज हो चुका है कि भैया
कि अब कुछ नहीं करना, लेकिन प्रेशर पूरा कि नहीं प्लेइंग 11 में जाना है, इसके लिए अब पूरी ताकत लगा दी। तो ऐसा ही ये वो एनवायरनमेंट है जो असली गेम में देखने को मिलता है, क्योंकि असली गेम में सामने वाले खिलाड़ी बहुत तगड़े हो सकते हैं, जो पूरा निचोड़ के फेंक दें आपको, आप और उस मतलब दिमाग पे इतना लोड हो कि अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, अरे सामने वाला ऐसे खेल रहा है, अब क्या टेक्निक बदली जाए, अब क्या टैक्टिस लगाई जाए। तो इसीलिए वो ट्रेनिंग के दौरान भी इस तरीके से ब्रेन को निचोड़ते हैं, दैट इज पीक फेज। क्लियर है सभी को? इससे बढ़िया उदाहरण नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने जिया है। और अब भी नहीं समझ में आएगा तो भैया मैं नहीं बता सकता। बुक तो मैंने अपने लिए कभी यूज ही नहीं की, नौकरी निकालने से लेके और अब तक। मैडम कौन है जिज्ञासा में? कविता मैडम। बुक तो इस्तेमाल ही नहीं की मैंने। हाँ, ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये तो बुक से थोड़ी करा रहा हूँ कुछ भी। वो बुक भी मेरी लिखी हुई है, वो मैंने अपने लिए ही लिख रखी है बस, मैंने पब्लिश नहीं किया, अपने पास ही है बस। बहुत कुछ नहीं लिखा, बहुत बोर हो जाता हूँ ना, मन नहीं करता, मतलब आप मान लो एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसा मान सकते हो, बहुत ज्यादा कभी मतलब जुनून सवार होता है। जब मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखनी थी तो 100 पन्ने लिखे मैंने एक महीने में। ये हिंदी टाइपिंग अपने हाथों से की है, गूगल असिस्टेंट या कॉपी कभी करने का नहीं। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, या जिन्होंने लिखा है, जो ये पहले से लिख रहे हैं, आप जब लिखते होगे तो आपको लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने हाथों से लिखा है। और आप मानो रात को, अगर मैं शाम को 7 बजे लिखने बैठता था, तो कभी इस करवट तो कभी उस करवट, तो कभी कुर्सी पे तो कभी अगले दिन 12-12 बजे, 1-1 बजे तक बिना खाए पिए बस, मतलब पानी पी रहा हूँ टॉयलेट जा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ टॉयलेट जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ जी। पर ये सबके नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी की मैंने, उसके बाद हाथ लगाना बंद कर दिया, फिर और लिखने का मन नहीं करता मुझे। किन्जियो बायो के तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक एक चीज आपको खुद लिखनी है, क्योंकि किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एग्जांपल्स। जितना आप फिजिक्स को, बायोमैकेनिक्स को जियोगे, क्योंकि हमें फिजिक्स का वो लेवल नहीं देखना फिजिकल एजुकेशन में, कायदे से तो देखना है, पर वो आप देख ही नहीं सकते, उसके लिए इतना लेवल ऑफ कंसेप्ट इतना हाई चाहिए फिजिक्स का वो लेवल देखने के लिए। है सब कुछ, आप समझो, टॉर्क से लेके, टेंशन से लेके, टेंशन माने दिमागी टेंशन नहीं, तनाव, फिजिक्स का टेंशन, प्रोजेक्टाइल से लेके और एनर्जी सिस्टम से लेके और फोर्स मोमेंटम एंड कपलिंग से लेके हर चीज है। नेट के पेपर में देखा था मैंने कि कपलिंग क्या होती है। भैया पढ़ाते हो नहीं बालकों को। मैं तो अभी यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, वैसे तो सब देखते नहीं, पब्लिक तो करता नहीं है, पर फिर भी मैं हर उस फिजिकल एजुकेशन कॉलेज को कहता हूँ चुनौती देके और धिक्कार के, कि पढ़ाते तो हो नहीं, सिलेबस में क्या नहीं है, अरे पढ़ा लो बालकों को, ताकि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को कोई सिर्फ डंडा मास्टर ना कहे। नेट के पेपर में फेंक देते हैं क्वेश्चन हैवी हैवी से, मैंने देखा है ना, मैं तो अटेम्प्ट नहीं करता, बैठता नहीं मैं मुझे, लेकिन मैंने पेपर देखे हैं लड़कों के हाथ में वो। तो खैर, तो किन 3 ही हुए हैं, तीसरा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसका तो मैं जो मैंने लिखा है वो मैं भेजूंगा ही। पर आगे भी जो टॉपिक्स होंगे ज्यादातर समझने वाले हैं, लिखेंगे आप अपनी लैंग्वेज में। जो कैंडिडेट अपनी लैंग्वेज में लिखेगा उसको बेनिफिट है, क्योंकि जब वो रिवीजन कर रहा होगा तो उसको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक लाइन पढ़ेगा, 4 लाइन ऑटोमेटिक उसके दिमाग में याद आ जाएगी। वो तभी होगा जब मेहनत करके अपने हाथों से बना के लिखा है। वो बर्बाद है।
जिसे डायरेक्ट पढ़ने की आदत है, वो मैं भी ऐसा करता हूँ कई बार, पर जिसे डायरेक्ट पढ़ने की आदत है नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डायरेक्ट याद किए हैं, अभी भी बहुत कुछ ऐसा पढ़ता हूँ डायरेक्ट याद करता हूँ, लेकिन उसके लिए दिमाग बिल्कुल कोरा कागज रहना चाहिए, कोरा कागज। मतलब दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए सिवाय पढ़ने, रिवाइज करने और खाने के। वो खाना भी बना बनाया मिले, आपको सोचना ना पड़े कि आज मुझे बढ़िया खाना है कि घटिया। सिर्फ ये 3 चीज दिमाग में रहे, खाना, पढ़ना और सोना, तभी ही आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो। वरना मैडम अब तो खैर आप नए हैं, मैं अब क्या समझाऊं, बार बार हर को यही समझाता रहूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। पहले वालों को समझा रखा है कि एक हफ्ते में 50 किलो लिख के, 50 किलो रफ कॉपी लिख के बेच देना मेरा टारगेट होता था। कबाड़ में जाके बेच आता था 50 किलो रफ कॉपी भर के। समझे? सारा कुछ याद किया, और याद करने के बाद आंख बंद किया, और आंख बंद करने के बाद जब मैं एक एक शब्द जैसा पढ़ा है वैसा लिख पाया तो ठीक, और नहीं लिख पाया तो उसी समय खोल के दोबारा देखा मैंने कि आखिर कैसे छूट गया, और फिर दोबारा से तैयार किया और फिर दोबारा से लिखा शुरू से, ऐसे। खैर, अगर आप एक तरफ से कट करना चाहते हैं मेहनत को तो दूसरी तरफ बढ़ाइए, हो जाएगा। कैसे? आंख के अंधे को दूसरी चीज ज्यादा मिल जाती है सेंस में, और वो मूवीज में देखा है, सच्चाई में देखा नहीं मैंने। चलिए आगे। तो आपने 3 फेजेस जान लिए। कौन कौन से 3 फेजेस? बेस फेज, जिसको प्रिपरेटरी फेज कहा गया, कंपटीशन फेज एंड पीक फेज, है ना? बेस और कंपटीशन दोनों ही फेज में, बेस फेज में मैंने कहा बेस फेज, इसमें 80% तक हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी पोटेंशियल का। कंपटीशन फेज में 90% तक, या आप कह सकते हो 90 से 100% तक रखते हैं कंपटीशन फेज में भी। और जो पीक फेज होता है उसमें 100 से 110% या उससे भी ज्यादा तक बॉडी कैपेसिटी का यूटिलाइज किया जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमने साथ वालों को देखा जो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करते थे, भाई साहब उसके लिए एक बाल्टी पानी भर के रख देता था वो हमारा संतु, बेहतरीन आदमी वो भी। और लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, स्प्रिंट पे स्प्रिंट, स्प्रिंट पे स्प्रिंट, और वो स्प्रिंट खत्म करके आता था, मतलब उसके 2 या 3 या 4 जितने भी, मतलब जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता था, स्प्रिंट खत्म करके आता था और उल्टी पे उल्टी, एकदम खाली पानी निकल रहा है उसके पेट से, और फिर वो पानी पी के और फिर दोबारा से स्प्रिंट करता था, स्प्रिंट कंप्लीट होते ही फिर उल्टी। उसको ऐसा हो जाता था, क्योंकि हीट है ना, एडेप्टेशन, पढ़ोगे अभी आप आगे, ऐसे जाके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है। तो माइंड में होना चाहिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को जिया है मैंने, चाहे जिस भी लेवल पे जिया है। तो खैर, बहुत आगे जाने के लिए तो घर वालों का और इकोनॉमी का सपोर्ट था ही नहीं। इंजरीज हुई क्योंकि खुराक और रेस्ट दोनों बराबर होती नहीं थी, और वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पीक फेज में आप गए, मैंने अभी आपको बताया कि पीक फेज में ट्रेनिंग बहुत हाई होती है, और मेरा तो 6 से 7 हफ्ता छोड़ो मार्शल आर्ट्स में और फुटबॉल में, पीक फेज तो महीनों महीनों पीक फेज चलता था, और डाइट और रेस्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता था। एक बार को रेस्ट ले भी लिया पर डाइट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता था, इतनी नॉलेज नहीं और इतना कोई बताने वाला नहीं। अब तो सारी पढ़ाई नेट को पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, तरह तरह के रेफरेंस बुक निकाल के वहां से सर्च कर लो, एक से एक की बात पसंद नहीं आई तो 10 की बात को समझ लो, और तब जा करके डिसाइड करो कि क्या सही है। तो काफी कुछ नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई संभव नहीं। खैर, ट्रांजिशन फेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रांजिशन फेज रेस्ट का फेज होता है, 1 मंथ से ज्यादा ट्रांजिशन फेज नहीं देना चाहिए। मतलब वही वही 4 से 6 हफ्ता जो पीक फेज था, तो वही 4 से 5 हफ्ते का ट्रांजिशन फेज हो, उससे ज्यादा ना हो, मैक्सिमम इतना ही रहे। ट्रांजिशन फेज मतलब रेस्ट का फेज, और रेस्ट में पूरी तरह से रेस्ट नहीं लेना, हल्की फुल्की जॉगिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब आप बॉडी का 50% तो यूटिलाइज करते ही रहो ट्रांजिशन फेज में भी। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिशन फेज को आप रेस्ट फेज मत कहो, आप कहो एक्टिव रेस्ट फेज। मतलब आप रेस्ट पे तो हो पर एक्टिव हो, समझे? एक्टिव रेस्ट फेज हो, ताकि आपका नहीं नहीं, रिकवरी नहीं, रिकवरी नहीं। चलो इसके साथ ही मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। रिकवरी नहीं बोलते ट्रांजिशन को, रिकवरी तो आपके साथ के साथ चलनी चाहिए। अगर आपने शरीर के किसी हिस्से को बहुत हार्ड ट्रेन किया है तो आप उसको 24 से 48 घंटे का रेस्ट तुरंत दो, ताकि वो पुनः निर्माण करके तैयार हो जाए। अभी समझाता हूँ आपको आगे। ट्रांजिशन फेज का मतलब होता है कि अब आप ट्रेनिंग से दूर हो, अब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हो। गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ घूम रहे हो, शादी है, घरवाली है, बच्चे हैं तो जा रहे हो कहीं पहाड़ वहाड़ पे घूम के आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो आप, पर वो एक्टिव रेस्ट फेज है। हाँ बिल्कुल, सुबह जॉगिंग करो भाई, पहाड़ों पे ही गए हो तो क्या दिक्कत है? सुबह या शाम में से कभी तो जॉगिंग कर सकते हो, पहाड़ों की चढ़ाई तो कर सकते हो। कुछ नहीं किया तो हाइकिंग कर ली, ट्रैकिंग कर ली, 1 घंटा, 1 घंटे की ट्रैकिंग कर ली सुबह सुबह। एक्टिव रेस्ट फेज का मतलब है कि चलो आप घर पे ही हो, मान लो नहीं गए कहीं छुट्टी पे, डेट पे जाना है, दिन में जाओगे, सुबह तो उठोगे 4 बजे, और 4 बजे उठ के जाओगे, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, पार्क में हंसोगे, ठहाके लगाओगे, 2 घंटा बिता के वापस आओगे। उसको आप ट्रेनिंग थोड़ी करोगे, कहोगे। ट्रेनिंग तो तब होगी जब आप 80% तक यूटिलाइज करो अपने शरीर का, लोड दो शरीर पे। खैर, आइए प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे। किस पे? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 7 बहुत बेसिक सिद्धांत हैं, कहीं कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10, पर सब बेकार की बातें हैं, कहीं 4, कहीं 6। खैर, जो आज आपको पढ़ाऊंगा बस वो खोपड़ी में डाल लेना है, उसके अलावा आपका कहीं कुछ नहीं छूटेगा, और आप हर हाल में सही आंसर लगाओगे अगर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आया तो। कितने? कितने? 7। मैंने जो भी कुछ लिखा है ना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, 25-26 पन्ने, वो फॉरेन जनरल्स को पढ़ पढ़ के, कम से कम 4 अलग अलग जनरल्स को पढ़े हैं मैंने, तब जा करके उसमें से निचोड़ निकाल के एक जगह इकट्ठा करा है किताब। नहीं आता, नहीं आता मैडम। देखो वो जमाना धीरे धीरे खत्म हो गया जब ऐसी चीजें आया करती थी जो गलत पढ़ते थे और गलत ही पेपर में आते, समझे? समझे कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आप समझिए, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, अति भार का सिद्धांत। अब प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड पढ़ेंगे जब आप, अति भार, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर लोड क्या होता है, भार क्या है जो शरीर पर दिया जा रहा है, उस लोड की बात करेंगे। तो देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके लिए लोड है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके लिए लोड है। क्या है? लोड। क्योंकि वो आपको फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, हाँ जी, विदाउट वेट। यही तो लोग बेवकूफी करते हैं कि वजन उठाया तो ही लोड मान रहे हो। अच्छा, आपको खाली में दौड़ा, शटल रन करवा दूं 50 राउंड, 10 मीटर के गैप पे, एक कोन इधर रख दूं, एक कोन उधर, और बोलूं शटल रन लगाओ 50 राउंड जल्दी से जल्दी, 3 मिनट में, 2 मिनट में, फिर उसके बाद कल ना उठा नहीं जाएगा, शौचालय में बैठा नहीं जाएगा, इतने आपके जांघों में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा।
लोड नहीं है क्या वो? तो सिर्फ भार का मतलब लोड नहीं है, वेट का मतलब लोड नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी करोगे वो बॉडी पे लोड है, क्योंकि वो आपको फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देगा, शरीर पे भी और दिमाग पे भी। ठीक है, क्लियर है? तो लोड के टाइप होते हैं, ऑप्टिमम लोड या नॉर्मल लोड या ओवरलोड, आप उसको कहते हो। लोड के टाइप होते हैं, जैसे मिनिमल लोड। मिनिमल का मतलब आपकी अपनी क्षमता से कम, बहुत कम दिया गया है, समझे? जैसे आप 50 किलो वजन उठाने की क्षमता रखते हो, चलो वजन उठाने की ना सोच, छोड़ो, अगर आप शटल रन मारने की बात कर रहा था मैं, चलो, या स्प्रिंट मारने की बात कर रहा हूँ, या 10 किलोमीटर के चक्कर मारने वाले हो, आप 10 किलोमीटर दौड़ने वाले हो, आप 10 किलोमीटर दौड़ने वाले हो रोज, तो 1 किलोमीटर अगर आपको दौड़ने को बोलूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यूं ही भाग के चले जाओगे। ये हो सकता है जो रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हो, वो तो अपने घर का शैम्पू या साबुन लेने को भी 1 किलोमीटर भाग के जाता हो और 1 किलोमीटर भाग के आता हो। क्यों? हो सकता है भाई, डेली का 10 किलोमीटर वाला है तो 1 किलोमीटर उसके लिए क्या है? कुछ नहीं, उसके लिए मिनिमल लोड है। जैसे हुसैन बोल्ट की ट्रेनिंग प्रोग्राम आप पढ़ते, बाय उसकी, उसका जो इंटरव्यू था उसका देखते, वो कहता था कि वार्म अप करता हूँ ढंग का, और वार्म अप करने के बाद फिर मैं और कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंट लगाता हूँ। 150 स्प्रिंट होती है उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल में, एक दो नहीं, 150 एक ट्रेनिंग शेड्यूल में, 100 मीटर की, 150, 200 मीटर की करे तो थोड़ा कम कर ले, 100 कर ले। तो भाई सोचो कि जो 150 स्प्रिंट मार रहा है, उसके लिए एक स्प्रिंट मारना या दो स्प्रिंट मारना या 10 स्प्रिंट मारना मिनिमल लोड है। कुछ नहीं होगा उसके शरीर में, कोई तकलीफ नहीं होगी, समझे? एक क्षमता से, खिलाड़ी की क्षमता से बहुत कम दिया गया लोड। फिर है नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड मतलब खिलाड़ी की क्षमता के बराबर या उससे थोड़ा कम। मतलब अगर कोई 50 स्प्रिंट रोज मारता है, उसकी क्षमता है 50 स्प्रिंट मारने की, तो उससे 40 लगवा लो या 45 लगवा लो या 50 लगवा लो। भाई कोई, तुम खुद ही देखो, तुम 1 महीने से या 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हो, और अब इतनी क्षमता विकसित हो गई कि 10 स्प्रिंट, 100 मीटर के 10 स्प्रिंट तो यूं मारते हो, खेलते हंसते हंसते, तो वो 10 मीटर, सॉरी 10 स्प्रिंट जो है, 100 मीटर के 10 स्प्रिंट जो है, वो हलवा है आपके लिए, बाएं हाथ का खेल, तो वो आपके लिए नॉर्मल लोड है। अगर आपसे मैं कहूं कि हाँ भाई 10 स्प्रिंट मार के आ 100 मीटर के, तो आपके लिए नॉर्मल लोड है, 10 लगवा लूं या 9 लगवा लूं या 8 लगवा लूं, वो आपके लिए नॉर्मल लोड है, खिलाड़ी की क्षमता के बराबर या खिलाड़ी की क्षमता से थोड़ा सा कम। फिर नॉर्मल लोड को ही कहीं कहीं, कहीं कहीं ऑप्टिमल लोड भी लिख दिया जाता है, या कहीं कहीं अलग कर दिया जाता है। किसी किताब में नॉर्मल कर देते हैं और किसी किताब में अलग कर देते हैं। पर ऑप्टिमल लोड का मतलब है कि एक खिलाड़ी की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल, यानी कि अगर वो रोज 10 स्प्रिंट मारता है तो उससे 10 लगवाओ। नॉर्मल में 10 की जगह 9 हो सकता है, 10 की जगह 8 हो सकता है, पर ऑप्टिमल लोड मतलब 10 स्प्रिंट मार रहा है तो 10 लगवाओ। अरे रोज कहने का मतलब रोज तो कोई कर ही नहीं सकता भाई। रोज कहने का मतलब कि हर ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं भाई। एक बात बताओ, अगर हम तैयार, रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, वैसे तो ट्रेनिंग सेशन का क्या मतलब है? ट्रेनिंग सेशन का मतलब है कि, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी एथलीट, कोई भी एथलीट हर दिन नॉर्मल नॉर्मल लोड पे ट्रेनिंग करेगा क्या? क्या फायदा होगा? मेरी क्षमता है और मैं रोज उसी क्षमता पे काम करूंगा तो कोई कोई भी सुधार नहीं आएगा मेरे अंदर। उसको तो फिर मैं सब सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं रोज ग्राउंड ग्राउंड के 5 चक्कर मारता हूँ पैदल पैदल वॉकिंग करके, तो वो रोज पैदल वॉकिंग करना मेरा नॉर्मल लोड है, वो तो मैं मजे के लिए करता हूँ।
फिटनेस के लिए करता हूं, लेकिन सुधार चाहिए, बदलाव चाहिए, तो नॉर्मल या ऑप्टिमल लोड से बदल के हमें आना पड़ता है ओवरलोड पर। क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्यों नहीं कर सकते रोज 10 स्प्रिंट? क्यों नहीं कर सकते रोज 10 स्प्रिंट बताओ? अगर 10 स्प्रिंट मारना मेरे लिए बिल्कुल आम बात हो गया है, बहुत हल्का, बहुत आसान बात है। 10 स्प्रिंट पे कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। 15-15 स्प्रिंट मारता हूँ, तो 10 स्प्रिंट मैं क्यों नहीं मार सकता रोज? अगर मेरी कैपेसिटी 15 स्प्रिंट की है, तो मैं 10 क्यों नहीं मार सकता? वो मेरे लिए नॉर्मल होगा। अगर मैं रो 15 अ, अगर वो आपके लिए नॉर्मल लोड है, तो आप कर सकते हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल, पर अगर आपके लिए वो नॉर्मल लोड है, तो आप कर सकते हैं। यही तो समझने की बात है। जब तक आप ओवरलोड पे नहीं ले जाओगे, आपका शरीर कुछ नहीं करेगा, आप अगले दिन के लिए फिर तैयार हो, अगले दिन के लिए फिर तैयार हो। 24 घंटे का गैप है ना मैडम। सुबह 4 बजे आपने ट्रेनिंग करी है और अगले दिन 4 बजे में 24 घंटे का गैप है। खाओगे, ट्रेन करोगे, रिकवर होगे। हाँ, आपका शरीर खराब मोड में नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को जिया है मैंने, इतने तरह-तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डाइट्स को खुद फॉलो किया है एज़ एन एक्सपेरिमेंट। बैठ के कोई पढ़े और समझे मेरे साथ, तो खत्म ही ना हो, 24-24 घंटे लगातार बताता रहूँ मैं। आपका शरीर हर दिन एक जैसा हो सकता है, बाकायदा आपके शरीर का नाइट्रोजन अ, जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बढ़िया होना चाहिए। आपके शरीर का नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेंट जो है, वो बढ़िया होना चाहिए। शरीर आपका नाइट्रोजन को होल्ड करना चाहिए। पता चला आपके शरीर में लीकेज है और आपका शरीर नाइट्रोजन को होल्ड नहीं करता, नहीं हो पाएगा, फिर 24 घंटे में रिकवरी नहीं हो पाएगी। आपका नॉर्मल लोड भी घटता रहेगा। प्रोटीन की डाइट का बैलेंस होना चाहिए शरीर के अंदर। ट्रेनिंग करेंगे, 10 स्प्रिंट मारेंगे तो ग्लूटामाइन लेवल घट जाएगा शरीर में। ग्लूटामाइन लेवल का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ग्लूटामाइन लेवल बैलेंस नहीं होगा या जरूरत से ज्यादा नहीं पहुंचेगा शरीर में, तो आप अगले दिन के लिए तैयार नहीं होंगे। 24 घंटा कम पड़ेगा, हो सकता है 48 घंटा भी कम पड़े, है ना। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट या क्रेटीन फॉस्फेट का लेवल मेंटेन नहीं होगा, तो फिर आप अगले दिन के लिए तैयार नहीं होंगे। जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट ओवरलोड कर देंगे बॉडी में, तो बॉडी अगले दिन तकलीफ मानेगी। बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कैलोरी डाइट होनी चाहिए कि इतना खर्च हुआ, इतना शरीर में गया, समझे। हाँ, कितने? 19 19 19 अमीनो एसिड हैं, जिसमें से 11 हैं आपके एसेंशियल और 9 नॉन एसेंशियल्स। तो आपके पास एसेंशियल जो हैं, जो बाहर से लेने हैं, उन अमीनो एसिड का कंटेंट शरीर में बढ़िया रहना चाहिए। एल आर्जिनिन का कंटेंट बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है। भैया बहुत बातें हैं, ताकि कल शरीर बिल्कुल तैयार रहे। ऊपर से चला गया ना। नहीं सर, आपकी वीडियो देखी थी, जा रहा है माइक, वहां थोड़ा थोड़ा बना रखी है आपने। हाँ, कभी कभी मौका लगा के बनाता रहता। बहुत अच्छी थी, तभी तो आपका एक ज्वाइन किया, आप समझी मैंने सर। अभी अब बहुत ओवर ट्रेनिंग की वजह से, बहुत ओवर ट्रेनिंग की वजह से और खुराक और रेस्ट ना होने की वजह से मेरी कार्टिलेज थिनिंग शुरू हो चुकी है। क्या? जो कि अक्सर खिलाड़ियों में शुरू हो जाती है, यानी कि कार्टिलेज नॉर्मल से पतली हो रही है धीरे धीरे। एक जॉइंट की जो ज्यादा यूज होता है, जैसे फुटबॉल में घुटने, फिर धीरे धीरे हो सकता है एंकल। पंचिंग मंचिंग खूब करता था तो कलाई के जॉइंट की ट्रेनिंग। हाँ, हाँ, आपको फील होने लगेगा। जॉइंट्स आप पहले आवाज करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बाद में एक एक एंगल होगा जिस एंगल पे उठने बैठने में पेन हो सकता है। फिर वो थोड़ा खराब हो जाएगा स्थिति, और तो उस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, शुरुआती स्टेज को अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन धीरे धीरे बाद में, तो जब ये कंडीशन आने लगती है तो समझो कि मामला बेकार है, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले आप, जाओगे जल्दी। लेकिन अब एक खिलाड़ी है, तो मैं जरूर उसको सलाह दूंगा कि जब वो 20-22 की एज में है, 25 की एज में है,
और ट्रेनिंग भरपूर करता है तो ग्लूकोसेमाइन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, क्या, ब्लैक से लिखता हूं मैं, ग्लूकोसेमाइन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये एक सॉल्ट आता है, ये शरीर में अगर जाने लगे तो ये कार्टिलेज थिनिंग को स्लो कर देगा, या हो सकता है कि रीजनरेशन को बूस्ट कर दे। और एक एमएसएम आता है, एमएसएम, मिथाइल मिथाइलिन सल्फेट, अरे इसका नाम ऐसे ही है, मिथाइलोनिन सल्फेट, मिथेनॉल, ऐसे कुछ करके। इन दोनों के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन अगर शरीर में रहे, जाता रहे पर डे, एक एक गोली कम से कम चली जाए 500 mg की, तो वो क्या होगा, वो शरीर का कार्टिलेज थिनिंग स्लो कर देगा, स्लो, बहुत बहुत स्लो कर देगा, हो सकता है कि ग्रोथ भी बढ़िया कर दे, क्योंकि ये कार्टिलेज के कोलेजन को बूस्ट करता है। मैंने लिया था, वैसे तो खैर बहुत महंगा आता है ये बाहर, 320 रुपए की 10 गोली का पत्ता आता है। बाहर तो ये बहुत महंगा आता है, क्योंकि ये 320-330 रुपए का पत्ता आता है। किसी को भी अगर कार्टिलेज थिनिंग हो रही है ना, आप देश के किसी भी कोने के हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर एक्सरे करेगा और एक्सरे करते के साथ ही आपको ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट तुरंत लिख देगा दवाई में, तुरंत, बिना किसी देर के। और किसी को अगर स्वेलिंग है जॉइंट्स में और दर्द हो रहा है तो साथ में पेन किलर लिख देगा, श्योर, 100% गारंटी, नाम बदल दूंगा ना लिखे तो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं। हाँ, ऑल्टरनेट है खुराक में, मछली का तेल कोई अपनी डाइट में फिश ऑयल को डाले, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 कम कंज्यूम करे, और सी फूड में ऑयस्टर, लॉबस्टर, हमारे देश में तो खाते ही नहीं, वो केकड़े वगैरह बड़े वाले, सी फूड में मिलता है ये सब, ग्लूकोसामाइन। कौन खा रहा है हमारे देश में भाई, इन इलाकों में कौन खा रहा है, कोई नहीं, है ना। तो तो ये कॉम्बिनेशन अगर शरीर में जाता है तो काफी बेहतर रहता है। मुझे जन औषधि केंद्र से, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जो जेनरिक सॉल्ट्स वाली मेडिसिन होती है, वहां ये बहुत सस्ते मिल जाएगा, 70 रुपए का पत्ता मिल जाएगा शायद, 60 से 70 रुपए के बीच में। तो ले डाइट में डालो। खैर, मैं ओवरलोड पढ़ा रहा था, वो पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अरे आजा, अरे तो 3 लोड बता दिए मैंने आपको। एक मिनिमल लोड जो आपकी क्षमता से बहुत कम है, एक नॉर्मल लोड जो आपकी क्षमता के बराबर है या उससे थोड़ा बहुत कम है, एक ऑप्टिमल लोड जो आपकी क्षमता का पूरा उपयोग करे, जो आपकी क्षमता है उसका, और ओवरलोड जो आपकी क्षमता से अधिक हो, जो आपकी क्षमता से अधिक हो। तो अगर आप ओवरलोड नहीं डालेंगे शरीर पर, अगर आप शरीर पर ओवरलोड नहीं डालेंगे तो आपका शरीर सुधार नहीं देगा, आपकी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आएगा। अब शरीर पर ओवरलोड डालने और परफॉर्मेंस में सुधार करने के तरीके क्या होते हैं, उसके लिए होता है FITT प्रिंसिपल। क्या बोलो, FITT प्रिंसिपल। F माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बढ़ाकर, यानी कि आपने, आप 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हो, आप 4 स्प्रिंट रोज मारते हो, तो आज 4 की जगह 6 मारो, देखो ऑटोमेटिक शरीर पे ओवरलोड आ जाएगा। 6 की जगह 7 मारो, भाई 6 पे शरीर ऑप्टिमल हो गया, 6 पे शरीर एडेप्ट कर गया, तो फिर 7 मारो, 7 स्प्रिंट की जगह 8 करो। कहते हैं ना कि भाई रोज 6 करेगा, रोज 6 स्प्रिंट मारेगा तो धीरे धीरे शरीर की आदत हो जाएगी, फिर तो 6 यूं ही लग जाएगा। फिर आपका कोच देखेगा भाई 6 तो ये आसानी से मारता है, चल आज 7 कर, आज 8 कर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, बारंबारता बढ़ाना,
फिर है इंटेंसिटी बढ़ाना। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तीव्रता मतलब रफ्तार बढ़ाना भाई, रफ्तार बढ़ाना। पहले तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहे थे, तो या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागते थे स्प्रिंट में, आपका कोच बोलेगा नहीं अब 30 नहीं 33 की कोशिश करो, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की कोशिश करो, रफ्तार बढ़ाओ। टी से टाइम, अच्छा आई और टी आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ही रफ्तार बढ़ाओगे टाइम घट जाएगा ऑटोमेटिक। तो टाइम घटा के आपका कोच दोनों ही तरीके से दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपको कहेगा रफ्तार बढ़ाओ या आपको कहेगा टाइम घटाओ। टाइम घटाने का मतलब भी यही है कि ऑटोमेटिक रफ्तार बढ़ाना। भाई अगर आप 100 मीटर की दौड़ को 15 सेकंड में पार कर रहे थे, तो अब आपका कोच कहेगा नहीं 15 में नहीं, आज इसे 14 में करना है, और जब तक तू इसे 14 सेकंड में करके नहीं देगा तब तक लगातार है। तो आप कोशिश करोगे कि 15 सेकंड की जगह 14 सेकंड में हो। फिर आपका कोच और टाइम घटाने की बात कर सकता है, 14 सेकंड की जगह 13 सेकंड पे ला सकता है, आपको 12 सेकंड पे ला सकता है ना। धीरे धीरे आप टाइम घटाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही आप टाइम घटाने की कोशिश करोगे, चलो ये तो 100 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर की बात कर लो, 10 किलोमीटर की बात कर लो, 10 किलोमीटर कोई 20 मिनट में पार कर रहा है, तो उसका कोच कहेगा नहीं अब इसे तुझे 17 मिनट में ही करना है। तो आप देखोगे घड़ी देख देख के दौड़ोगे, 17 मिनट में दौड़ने के लिए आप स्पीड बढ़ाओगे, और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे ऑटोमेटिक शरीर पर लोड बढ़ जाएगा, ओवरलोड की कंडीशन में आएगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आप 17 मिनट में पार करने लगोगे, फिर वो आपसे 15 मिनट करवाएगा, 15 मिनट पार करने लगोगे, है ना। और टाइप, टाइप मतलब प्रकार बदल के, यानी कि एक्सरसाइज के टाइप्स बदल के, कभी पहाड़ों पे दौड़ा दिया, कभी कीचड़ में, तो कभी रेत में, तो कभी टायर बांध के, तो कभी पैराशूट बांध के, तो कभी रस्सी बांध दी और उस पे वो हल जैसा जो लेवलर जैसा होता है वो लगा के बैठ गया उस पे, तो आप खींच खींच के ले चल मुझे। तो बदलाव तो कुछ भी कर सकते हैं, समझे। ये तो खाली दौड़ने के टाइप की बदलाव की बात करी है, आप हर ट्रेनिंग में हर एक्सरसाइज में बदलाव कर सकते हैं, वेराइटीज बदल सकते हैं। वो वेराइटी बदलते ही ऑटोमेटिक शरीर में ओवरलोड आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो जब ओवरलोड पड़ता है तो ऑटोमेटिक शरीर क्या करता है, एडेप्ट करता है। तो चलो मैं आज आपको इसके साथ ही ओवरलोड पड़ते ही शरीर एडेप्ट कैसे करता है वो बताता हूँ। जैसे ही शरीर पर ओवरलोड पड़ेगा शरीर एडेप्ट करेगा, उस स्थिति को बोलते हैं सुपर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, बोलो। कंपनसेशन तो बहुत कॉमन शब्द है, सुना होगा आपने, क्या होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना भरना, होता है ना। अरे बोलते ही नहीं, बड़े मक्कार हैं। कंपनसेशन का मतलब हर जाना भरना, कि आपने जो भी करा है नुकसान उसकी भरपाई कर दो, है ना। लेकिन सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या है, जितना नुकसान करा उसकी भरपाई तो करो ही करो, उससे ज्यादा दो। हाँ उससे ज्यादा दो मुझे। गाड़ी से टक्कर मार दी, हाथ टूट गया, अब हाथ टूटने का नहीं, हाथ टूटने का तो दो ही दो तुम, उससे ज्यादा दो कि मैं 10 दिन घर बैठूंगा, नौकरी कहाँ से, नौकरी छूटेगी मेरी, वो 10 दिन की तनख्वाह भी दो मुझे। और ये जो दर्द झेल रहा हूं मैं, वो दर्द दिमाग से दूर करने के लिए गांजे का भी पैसा दो। दैट इज सुपर कंपनसेशन। तो शरीर भी सुपर कंपनसेशन करता है, और जब तक आपका शरीर सुपर कंपनसेशन करता रहेगा आप दिन प्रतिदिन बेहतर होते चले जाओगे। अपने पास ट्रेनिंग करने वाले लड़कों को थाई पे जब वेट लगाते थे, तो 15 दिनों के अंदर में सुपर कंपनसेशन, 15 दिन नहीं, हर हफ्ते की एक साइकिल, तो 1 2 3 4 चौथे हफ्ते यानी कि एक महीने में 60 किलो से 120 किलो वेट पे पहुंचा दिया था ट्रेनिंग के दौरान, खड़ा स्क्वाट सीधा।
सुपर कंपनसेशन का बहुत फायदा होता है। देखो समझो जरा, आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे सुपर कंपनसेशन, कोई माइकलाल नहीं समझा सकता। जब हम सुपर कंपनसेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ये देखो ये आपका जो सीधी लाइन खींची हुई है ये आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग जोन है। ये जो सीधी लाइन है ये क्या है? हाँ, नॉर्मल ट्रेनिंग जोन है। ये आपकी फिटनेस है, लिखा हुआ है फिटनेस का बेस लाइन। क्या लिखा है? फिटनेस का बेस लाइन। अब आप ट्रेनिंग करोगे, क्या करोगे? ट्रेनिंग। येलो कलर की लाइन टू लिटिल है, रेड कलर की लाइन टू मच है, और ग्रीन कलर की लाइन बिल्कुल सही है। अब येलो कलर में क्या है? आपने ट्रेनिंग किया, ओवरलोड डाला शरीर पे। ओवरलोड बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ओवरलोड था। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब आप कर रहे हो, आज आज अभी जब मैं कर रहा हूं तो मेरी क्षमता घटेगी ना। एक सेट करने के बाद मैं थकूंगा, मेरी क्षमता घटेगी। दो सेट करने के बाद थकूंगा और घटेगी, तीन सेट के बाद और घटेगी, धीरे धीरे क्षमता घट जाती है। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू करता हूँ। हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू करता हूँ और यहाँ आते आते तक मेरी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और अब मैं ट्रेनिंग बंद कर देता हूँ। समझ रहे हो? ये बीच वाली लाइन क्लियर है? जी सर। मैंने इतने में बंद कर दिया। मुझ अब उसके बाद मैं गया, अब यहाँ से वो शुरू होगा रेस्ट वाला फेज। अब मैं ट्रेनिंग बंद करके घर चला गया तो मेरे शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा। मैंने डाइट ली है, खुराक ली है, और मेरे शरीर में सुधार होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, मैंने खाना खाया, रेस्ट खाया। तो अब यहाँ पे मेरे शरीर में सुधार आते 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 मैं बेस लाइन पे आ गया, यानी कि रात के बाद अब जब सुबह हुई है तो मैं ठीक ठाक सा हूँ। मुझे, मैं जैसा था पहले वैसा हो गया, नॉर्मल फिटनेस लाइन पे आ गया। और फिर थोड़ा सा और रिकवरी का टाइम दिया तो मेरे शरीर में और थोड़ा सुधार हुआ, और मैं अपने पीक पे आ गया। मतलब कल से थोड़ा ज्यादा हूं आज मैं। समझे? कल से थोड़ा ज्यादा हूं आज मैं। ये है सुपर कंपनसेशन। जिम करने से बॉडी नहीं बनती, जिम करने से बॉडी नहीं बनती। जिम में जब हम जाते हैं, डंबल उठाते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, या पार्क में जाके जब हम एथलेटिक्स करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में से सुन सुनो पहले मेरी बात। ये क्या है? सुन तो नहीं रहे बीच में से। बताए, मैं जब फ्लो में आता हूँ ना तो चार अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आते हैं, और बीच में टोक दिया तो खत्म, एग्जाम्पल उड़ जाता है। क्या बता रहा था? जब ग्राउंड में हम होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से लॉस हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस। जिम में जाके आप डंबल उठा रहे हो, सिर्फ लॉस हो रहा है आपके शरीर से। आपकी एनर्जी खत्म होती है, आपके मसल्स टूटते हैं। फिर जब आप घर जाके खाते हो, खाना बढ़िया खुराक लेते हो और रेस्ट करते हो, तो आपके शरीर में रिकवरी होती है। और आपने सपोज करो आज ट्रेनिंग करी और आपने 1000 मांसपेशी, 1000 टिश्यूज को तोड़ा, 1000 फाइबर्स को, 1000 मसल फाइबर्स को तोड़ा, तो अब जब आप रिकवरी करोगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर में वो 1000 मसल फाइबर की जगह 1100 1200 मसल फाइबर्स का निर्माण होगा। तो असली बॉडी बनती है रेस्ट और डाइट से। 30% ट्रेनिंग एंड 30 to 40% डाइट एंड 30 to 40 रेस्ट। मतलब अगर 30% डाइट है, 40% रेस्ट है, या 40% डाइट है, 30% रेस्ट है, चलेगा। पर यह नहीं कि 80% ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10% डाइट, 10% रेस्ट। कभी नहीं बनेगा शरीर, इंजरी होगी, ऐसी होगी कि एक एक साल को बैठा देगी। तो ये पीला वाला था। लाल वाले को देखो, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतना ओवरलोड डाला, बहुत ओवरलोड डाला, इतना थका दिया कि पूछो मत। अब थका के इतना चूर कर दिया कि अब जब रेस्ट करने की बारी आई तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, शाम तक शरीर थका थका लग रहा है। फिर अब रेस्ट करना शुरू भी किया तो एक दिन बीत गया। यहाँ ये देखो, यहाँ आ गया मैं। वो दिन वो अगला दिन जब मैं पूरा तैयार था, वहां तक तो मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शरीर थकान पे ही है। और अगले दिन पे आया, अगले दिन भी शरीर थकान पे है।
तीसरे दिन भी शरीर, तीसरे दिन में जाके मेरी फिटनेस बेसलाइन पे आऊंगा मैं। ये है बहुत ज्यादा ओवरलोड का कमाल, कि 3 दिन बाद जाके आप रिकवर होगे और फिर फिटनेस बेसलाइन पे ही आ पाओगे। शरीर में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शरीर में नुकसान ही आपने इतना कर दिया कि उसकी भरपाई ही शरीर 3 दिन में कर पाया है। समझ रहे हो? ये ग्रीन जी वाला सर। है, आपने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग करते बढ़िया वाला ओवरलोड डाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इतना कि आप 1 रैप मैक्स पे आए। कितने पे? हाँ, 1 रिपीटिशन मैक्स पे, मतलब इतना लोड डाला कि आपका शरीर बस एक बार कर पाए, इस लेवल पे आप आए। और फिर आपने अब छोड़ दिया ट्रेनिंग को, अब आप आगे चल दिए। आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, डाइट के बाद पहले फिटनेस बेसलाइन पे आएगा, उसके बाद रिकवरी करेगा और बहुत बढ़िया पावर दोबारा गेन करेगा, दैट इज सुपर कंपनसेशन। ये नेगेटिव एडेप्टेशन मत देखो। नेगेटिव का मतलब है कि अब जब दोबारा अब आप ट्रेनिंग करोगे तो फिर घटोगे, फिर घटोगे भाई, फिर अगले दिन ट्रेनिंग करोगे तो फिर थकोगे, फिर घटोगे, पिछले दिन से ज्यादा करोगे, और फिर कहीं एक लेवल आएगा जहां आप पूरी तरह थक जाओगे तो छोड़ोगे, फिर दोबारा से बढ़ोगे, और फिर अगली अब की बार पहले से भी ज्यादा पावर गेन करोगे। समझे? ये है सुपर कंपनसेशन। जी सर। समझे? पहाड़ों पे ट्रेनिंग, सुपर कंपनसेशन हर जगह होता है, जमीन पे, मैदानों में, पहाड़ों पे, हर जगह। लेकिन सुपर कंपनसेशन हम तभी प्रयोग करेंगे जब हम बॉडी पे वेट ट्रेनिंग डालेंगे। समझे? समझे? जी सर। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि डी ट्रिपल एच एक बार पहले आ चुका है, और डी ट्रिपल एच ने आंसर दे दिया था, पहाड़ों की ट्रेनिंग का आंसर सुपर कंपनसेशन दे दिया, बाद बालकों ने चैलेंज किया तो फिर आंसर बदला गया, पर किताबों में बहुत जगहों पे वही आंसर दौड़ रहा है। तो पहाड़ों पे ट्रेनिंग करके जब हमारा शरीर एडेप्ट करता है, तो वहां प्रक्रिया ही दूसरी चलती है, वहां एडेप्टेशन ही दूसरा होता है वो भी कहोगे तो वो भी सुपर कंपनसेशन ही है, कि पहले की क्षमता से अब आपके पास ज्यादा क्षमता है, भरपाई ज्यादा हो रही है। लेकिन उसको अलग चीज बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं, वो भी सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा अभी मैं बाद में। तो ये आपको क्लियर है सुपर कंपनसेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। बाकी के 6 प्रिंसिपल अगली क्लास में। जी सर। और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी आज मैंने। वीडियो